नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे सीसीए रूल्स एज पर लेटेस्ट सिलेबस ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, एटसेट्रा। This video also useful for junior accountant officer, senior accountant inspector, SO, UDC, SAS, PNT, LDE and LDC examinations. वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं 101. Rearrange the following stages of a minor penalty proceeding according to the sequence of their happening. मतलब है कि ये सारे जो स्टेज दिए हैं माइनर पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स हैं उनके लिए, तो इनको हमें रीअरेंज करना है। सबसे पहले कौन सी इवेंट होगी, क्या कार्रवाई होगी माइनर पेनल्टी के लिए? गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने पक्ष में रिपोर्ट सबमिट करने का समय दिया जाएगा। सेकंड, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड कंडक्ट एन इंक्वायरी ऑन रिसिप्ट ऑफ डिफेंस। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जो भी डिफेंस सबमिट किया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा या आरोपित कर्मचारी के द्वारा, उस पर विचार करेगा। तीसरा पॉइंट है, इंक्वायरिंग ऑफिसर टू सेंड ए रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स। इंक्वायरी ऑफिसर है, वो अपनी फाइंडिंग के जो भी निष्कर्ष निकाले हैं, जो भी खोज की है या इंक्वायरी की है, उसको सबमिट करेगा। और चौथा है, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू मेक ए फाइनल ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक अधिकारी है, अथॉरिटी है, वो फाइनल ऑर्डर पास करेंगे। तो इनको सबसे पहले सीक्वेंस में अरेंज करना है। ऑप्शन देखते हैं। ए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सी, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। डी, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले आएगा थर्ड। थर्ड का मतलब है इंक्वायरिंग ऑफिसर टू सेंड ए रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स। सबसे पहले इंक्वायरी ऑफिसर है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। नेक्स्ट स्टेज है फर्स्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू सबमिट हिज डिफेंस। गवर्नमेंट कर्मचारी है, अपने पक्ष में अपने डिफेंस सबमिट कर सकता है, उसको रीजनेबल समय दिया जाएगा। तो पहला यहाँ पर स्टेज हो जाएगा पॉइंट थर्ड है, और सेकंड स्टेज है पॉइंट फर्स्ट। नेक्स्ट, सेकंड सेकंड सेंटेंस है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड कंडक्ट एन इंक्वायरी ऑन रिसिप्ट ऑफ डिफेंस। अपने पक्ष में केस से संबंधित लिखित जानकारी दी है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उस पर जांच करेगा, क्या वो डिफेंस है उन पर विचार किया जाना चाहिए, और विचार करने हैं तो क्या वो सही बोल रहा है या गलत है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा सेकंड। और फोर्थ है, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू मेक ए फाइनल ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। तो सारी जांच होने के बाद में, मतलब अनुशासनात्मक अथॉरिटी है, वो फाइनल ऑर्डर पास करेगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस बनता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, which of the following amounts to conviction on a criminal charges for the purpose of CCA rules। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक आरोप के लिए दोष सिद्धि के बराबर है सीसीए नियमों का उद्देश्य के लिए? तो देखते हैं ऑप्शन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज बाउंड डाउन फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 110 ऑफ सीआरपी। बी, कन्विक्शन अंडर आर्मी एक्ट 1950। सी, डिसमिसल फ्रॉम मिलिट्री सर्विस ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए लियन ऑन ए परमानेंट सिविल पोस्ट। डी, नन ऑफ दी अबोव। इसका सही उत्तर होगा डी, नन ऑफ दी अबोव। सीसीए रूल्स में इनमें से कोई भी नियम है वो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103, इफ ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिस्कवर्स एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी इन एन ऑर्डर इश्यूड बाय इटसेल्फ, हु हैज द अथॉरिटी टू रिवाइज और कैंसिल द ऑर्डर? कौन सी अथॉरिटी है जो रिवाइज कर सकती है जो पहले से जारी ऑर्डर्स है, या उनको कैंसिल कर सकती है? पहली है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सेकंड अपीलाट अथॉरिटी, थर्ड रिव्यूइंग अथॉरिटी, फोर्थ एनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। ऑप्शन देखते हैं। ए, फर्स्ट एंड सेकंड। बी, सेकंड एंड थर्ड।
C third and fourth, D first and fourth. Correct answer is B सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड अथॉरिटी हैं वो रिवाइज कर सकती हैं या ऑर्डर को कैंसिल कर सकती हैं। सेकंड अथॉरिटी कौन है? अपीलाट अथॉरिटी या रिव्यूइंग अथॉरिटी? क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में बताया गया है प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज है उनकी वजह से ऑर्डर इश्यू हुए हैं, और प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के लिए अपीलाट अथॉरिटी या रिव्यूइंग अथॉरिटी है ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है या कैंसिल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 104, द डिसिप्लिनरी फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ओवर द एम्प्लॉइज पोस्टेड फॉर इलेक्शन ड्यूटीज आर। मतलब है चुनाव आयोग के अनुशासनात्मक कार्य चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी हैं। ऑप्शन ए सस्पेंडिंग एनी ऑफिसर फॉर dereliction of duty, B substituting any officer by another such person, C recommend to the competent authority for taking disciplinary action, D all of the above. Correct answer is D all of the above। इलेक्शन कमीशन है उसके पास में पावर होती है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। कौन कौन से डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं? सस्पेंडिंग एनी ऑफिसर फॉर डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, अगर ड्यूटी में कोताही बरती गई है तो उसको सस्पेंड कर सकता है। बी है सब्स्टिट्यूटिंग एनी ऑफिसर फॉर ऑफिसर बाय अनदर सच पर्सन, उस कर्मचारी के जगह दूसरे कर्मचारी को लगाया जा सकता है। और तीसरा है रिकमेंड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिकमेंड कर सकती है उसके कर्मचारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए। तो सारे ऑप्शंस हैं वो सही है, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी में इलेक्शन कमीशन है उसके पास में बहुत सारे पावर्स होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 105, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द रिवीजन विच इज नॉट इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिगार्डिंग मैरिज। मतलब है निम्नलिखित में से उस प्रावधान की पहचान कीजिए जो शादी के संबंध में एक किसी सरकारी कर्मचारी पर लगाया नहीं जा सकता। ऑप्शन देखते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट एंटर इनटू ए मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग। B. A government servant who has married a person other than of Indian nationality should intimate the fact to the government. C. A government servant having a living spouse should not enter into a marriage with any person. D. A government servant should marry any person from the same religion. तो इसका सही उत्तर है डी, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड मैरी एनी पर्सन फ्रॉम द सेम रिलीजन। मतलब है कि कोई भी कर्मचारी है वो अपने खुद के रिलीजन से या दूसरे धर्म में शादी करने पर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, बाकी सभी में कार्रवाई होगी। अगर वो कर्मचारी है दूसरी मैरिज करता है जबकि उसके पहले से ही स्पाउस है। सेकंड है गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज मैरिड ए पर्सन अनदर अदर देन ऑफ इंडियन नेशनलिटी, अगर भारत से बाहर के किसी पर्सन से शादी करते हैं और उसकी सूचना गवर्नमेंट को नहीं देते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा है गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग ए लिविंग स्पाउस शुड नॉट एंटर इनटू ए मैरिज विद एनी पर्सन, तो ये भी सही है, उसको दूसरी शादी नहीं करनी होगी अगर उसके पहले से कोई स्पाउस है। तो ये सारे पॉइंट हैं वो जरूरी हो जाते हैं, परंतु डी है उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके खिलाफ किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फॉरवर्ड द प्रो फार्मा ऑब्लिक चेक लिस्ट टू यूपीएससी इन केस ऑफ माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ऑफ चार्ज ऑफिसर। यानी कि यूपीएससी को प्रो फार्मा चेक लिस्ट अग्रेसित करने की समय सीमा क्या है? आरोपित कार्यालय की मामूली शास्ति कार्रवाई का मामला अगर उस पर लागू होता है तो ऑप्शन है ए 3 months प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, बी 2 months प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, सी 6 months प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, डी 1 year प्रायर टू हिज रिटायरमेंट। तो इसका सही उत्तर है ए 3 months प्रायर टू हिज रिटायरमेंट।
यूपीएससी को प्रो फार्मा या चेक लिस्ट है वो अग्रेसित की जाएगी अगर उसके खिलाफ कोई माइनर पेनल्टी है, और ये समय सीमा है 3 महीने पहले, रिटायरमेंट से 3 महीने पहले वो भेजना होगा यूपीएससी को। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फॉरवर्ड द प्रो फार्मा और चेकलिस्ट टू यूपीएससी इन केस ऑफ मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ऑफ चार्ज ऑफिसर। पिछले वाले क्वेश्चन में माइनर पेनल्टी थी, यहां पर हम देख रहे हैं कि मेजर पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग है। तो मतलब देखते हैं, आरोपित अधिकारी की बड़ी दंड कार्रवाई के मामले में यूपीएससी को प्रोफार्मा या चेक लिस्ट को अग्रेसित करने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 1 ईयर प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, बी 6 मंथ्स प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, सी 1 मंथ प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, डी 2 मंथ्स प्रायर टू हिज रिटायरमेंट। करेक्ट आंसर इज बी, 6 मंथ्स प्रायर टू हिज रिटायरमेंट। माइनर पेनल्टी में 3 महीने का समय दिया है, जबकि मेजर पेनल्टी के लिए 6 मंथ्स है वो होना चाहिए। यूपीएससी को प्रो फार्मा रिपोर्ट या चेकलिस्ट भेजनी होगी आरोपित कर्मचारी के खिलाफ अगर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो। Next question 108. To whom has the power been delegated for all appointments to CCS class first post under the Andaman and Nicobar Island Administration? यानी कि सीसीएस के सभी नियुक्तियों के लिए शक्ति किसे सौंपी गई है, जहां पर कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रथम श्रेणी के पद के लिए नियुक्ति की जानी है। ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी एडमिनिस्ट्रेटर, सी वाइस प्रेसिडेंट, सी सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इज बी, एडमिनिस्ट्रेटर। अंडमान निकोबार आइलैंड है वो यूटी में आता है और उसके लिए नियुक्ति करनी है तो क्लास फर्स्ट ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए सबसे पहले सूचित करना होगा, अनुमति लेनी होगी एडमिनिस्ट्रेटर से, जिसको प्रशासक या उपराज्यपाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इन केसेस विच डू नॉट require consultation with the CVC or the UPSC, what is the time limit for disciplinary authority to take a final decision on the inquiry report? यानी कि जिन मामलों में सीवीसी या यूपीएससी के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए जांच रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए 1 मंथ, बी 2 मंथ्स, सी 6 मंथ्स, डी 3 मंथ्स। करेक्ट आंसर इज डी, 3 मंथ्स। जहां पर सीवीसी या यूपीएससी को कोई कंसल्टेशन के लिए नहीं मांगा जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकरण है वो अंतिम निर्णय लेने के लिए 3 महीने बताए गए, 3 महीने के अंदर वो निर्णय ले लेगा। अगर सीबीसी को जांच भेजेंगे या यूपीएससी से कंसल्ट करेंगे तो वहां समय है वो ज्यादा लगता है, इसलिए वो समय अलग होगा। ये आपको कमेंट में बताना है कि सीबीसी या यूपीएससी से कंसल्टेशन में जांच है वो कितने समय के बाद में देनी अनिवार्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू एन इंक्वायरिंग अथॉरिटी टू सबमिट द रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? मतलब आरोपित सरकारी सेवक के लिखित अभ्यावेदन को अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए एक जांच प्राधिकारी को दी गई समय सीमा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरोपित अधिकारी ने कोई लिखित अभ्यावेदन दिया है तो उसको जांच अधिकारी है वो अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत कितने दिनों के अंदर कर देना चाहिए? ऑप्शन ए 15 डेज, बी 60 डेज, सी 30 डेज, डी 90 डेज। करेक्ट आंसर इज ए, 15 डेज। 15 दिन के अंदर चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट का जो रिटन रिप्रेजेंटेशन आया है उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सबमिट करना आवश्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 111, हु इज empowered टू scrutinize द करेक्टनेस ऑफ द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स अराइव्ड इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी? मतलब है विभागीय जांच में प्राप्त निष्कर्षों और निष्कर्षों की सत्यता की जांच करने का अधिकार किसे है?
ऑप्शन ए अपीलाट अथॉरिटी, बी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सी विजिलेंस कमीशन, डी चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स। करेक्ट आंसर इज डी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स है, उसको ये अधिकार है उसके पास में कि वो निष्कर्षों की या जो निर्णय लिए गए हैं वो सही है उनकी जांच करेगा, उसकी सत्यता की जांच करने का अधिकार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, what is the time limit given to an employee to prefer a revision petition to the appellate authority? अपीलीय प्राधिकारी को पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए कर्मचारी को क्या समय सीमा दी गई है? ऑप्शन है ए 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, बी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, सी 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, डी 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। करेक्ट आंसर इज बी, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अपीलीय प्राधिकारी को पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए कर्मचारी को समय सीमा दी गई है, 6 महीने के अंदर उसको अपीलाट अथॉरिटी में अपना रिवीजन पिटीशन है वो दाखिल करना होगा, अन्यथा जो ऑर्डर दिए गए हैं वही एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, हु हैज द रिविजनरी पावर टू रिव्यू एनी ऑर्डर अंडर द सीसीएस सीसीए रूल्स इंक्लूडिंग एन ऑर्डर ऑफ एक्सोनरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परंतु उतना ही घातक भी है। सीसीए नियमों के तहत छूट के आदेश सहित किसी भी आदेश की समीक्षा करने की पुनरीक्षण शक्ति किसके पास निहित है, किसके पास होती है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी विजिलेंस कमीशन, सी चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, डी अपीलाट अथॉरिटी। करेक्ट आंसर इज ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में सारी शक्तियां निहित होती है, वो रिवीजन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं ऑर्डर जो दिए गए उसके खिलाफ जो ऑर्डर पास किए गए हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या अपीलाट अथॉरिटी या रिव्यूइंग अथॉरिटी के द्वारा। तो अंतिम जो शक्ति है वो निहित होगी राष्ट्रपति में। Next question 114, who has to be preferred to if any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules? सीसीएस सीसीए रूल्स में कोई इंटरप्रिटेशन या समझने में कमियां पाई जाती हैं तो इनको कौन समझेगा, कौन डाउट क्लियर करेगा, किसको प्रेफर करना चाहिए? क्वेश्चन का अर्थ समझते हैं। इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के बारे में कोई संदेह होने पर किसे संदर्भित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। करेक्ट आंसर इज बी प्रेसिडेंट। कोई भी संदेह होने पर संदर्भित किया जाएगा, राष्ट्रपति को लिखा जाएगा कि प्रावधान में व्याख्या में कोई संदेह है, कोई अंतर है, तो प्रेसिडेंट है वो अंतिम निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, what are the powers delegated to the election commission over officers, staff and police deputed to perform election duties? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। निर्वाचन कार्यों को करने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस पर चुनाव आयोग को क्या अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए सस्पेंडिंग एनी ऑफिसर, बी सब्स्टिट्यूटिंग एनी ऑफिसर, सी मेकिंग रिकमेंडेशन टू द competent authorities for taking disciplinary action, डी ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अबव। इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन ड्यूटी में जो भी लगाया गया कर्मचारी है, अधिकारी है, कर्मचारी है, पुलिस लगाई गई है, इलेक्शन में जो ड्यूटी दी गई है उन वो सारे इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाते हैं और उनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग एनी ऑफिसर उनकी जगह दूसरा आदमी प्रतिनियुक्त कर सकते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट है मेकिंग रिकमेंडेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है कि इस कर्मचारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लिया जाए जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट में है। तो ये सारे ऑर्डर्स है, ये सारे पावर्स है इलेक्शन कमीशन के पास में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, what is the procedure to be followed in all disciplinary cases where the commission is to be
कंसल्टेड, मतलब है उन सभी अनुशासनात्मक मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है जहां आयोग से परामर्श किया जाना है। ऑप्शन देखते हैं। ए, ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट द डीए में गिव ए कॉपी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। डीए का मतलब है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में गिव ए कॉपी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। बी, द इंक्वायरी रिपोर्ट टुगेदर विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी फॉरवर्डेड टू द यूपीएससी। C, the disciplinary authority may consider the inquiry report, advice of the commission, and the representation of the government servant before arriving at a decision. And D, all the above. Correct answer is D, all the above. मतलब ये सभी सही हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट द डीए में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में गिव ए कॉपी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो कॉपी को दे सकता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। दूसरा है द इंक्वायरी रिपोर्ट टुगेदर विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट में बी फॉरवर्डेड टू द यूपीएससी। ये रिप्रेजेंटेशन और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो यूपीएससी को भेज सकते हैं। तीसरा है द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल कंसीडर द इंक्वायरी रिपोर्ट, एडवाइस ऑफ द कमीशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट बिफोर अराइविंग एट ए डिसीजन। ये सारे कार्य है वो आयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मतलब है यौन उत्पीड़न शब्द की परिभाषा में शामिल है कौन कौन सी चीजें। ए, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। बी, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। सी, शोविंग पोर्नोग्राफी। डी, ऑल दी अबव। इसका सही उत्तर होगा डी, ऑल दी अबव। फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं, साथ में डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, और शोविंग पोर्नोग्राफी है, ये सभी है वो सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, while imposing a penalty of reduction of a pay to a lower stage, it is not permissible to impose a penalty under Rule 11 fifth such that the pay after imposition of the penalty would fall below the dash of the same level। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, समझना भी जरूरी होता है। क्या मतलब है, वेतन में कटौती का दंड निचले स्तर पर लगाते समय नियम 11(5) के तहत इस तरह का जुर्माना लगाना अनुमन्य नहीं है, मतलब मान्य नहीं है कि जुर्माना लगाने के बाद एक ही स्तर से वेतन डैश से कम हो जाए। ऑप्शन ए फर्स्ट सेल, बी नेक्स्ट सेल, सी नेक्स्ट लेवल, डी सेम सेल। करेक्ट ऑप्शन इज ए, फर्स्ट सेल। मतलब फर्स्ट सेल से कम तो वेतन हो ही नहीं सकता। जो 7th सीपीसी में जो फर्स्ट सेल में जो वेतन श्रेणी दी गई है, या जिस पद के लिए फर्स्ट सेल की वेतन श्रेणी है, इसको हम कह सकते हैं कि जिस वेतन श्रेणी में वो नियुक्त हुआ है उससे कम में उसके दंड के रूप में नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थितियों में। Next question 119, an intimation to the prescribed authority is mandatory if a government servant involves in speculation of any shares, securities or debentures if the total transaction exceeds। सीसीएस कंडक्ट रूल में ये बात बताई गई है। क्या है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी शेयर, प्रतिभूतियों या डिबेंचर की सट्टेबाजी में शामिल है तो निर्धारित प्राधिकारी को एक सूचना अनिवार्य है यदि कुल लेन देन से अधिक है। कितने से अधिक? ऑप्शन है ए 5 मंथ्स बेसिक पे, बी 8 मंथ्स बेसिक पे, सी 3 मंथ्स बेसिक पे, डी 6 मंथ्स बेसिक पे। करेक्ट आंसर इज डी, 6 मंथ्स बेसिक पे। अगर कोई कर्मचारी शेयर, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज में धन लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, और उसका जो लगाया हुआ धन है वो 6 महीने की बेसिक पे से अधिक होता है तो इसकी सूचना अनिवार्य रूप से सरकार को देनी होगी, डिपार्टमेंट को देनी होगी। और T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 120,
What action is to be taken in respect of anonymous complaints? मतलब है अनाम शिकायतों के संबंध में क्या कार्रवाई की जानी है? ऑप्शन ए, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। बी, कंप्लेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक। सी, डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी इनिशिएटेड। डी, एक्शन टू बी टेकन ऑन वेरिफिएबल फैक्ट्स विद द अप्रूवल ऑफ द competent authority. करेक्ट आंसर इज ए, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। अगर कोई इस तरीके की कंप्लेंट आती है कि वो कंप्लेंट करने वाला कौन है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इस तरीके की शिकायतों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी सीसीए डिसिप्लिनरी रूल्स के तहत। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन है वो बहुत कठिन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, परंतु इनको पढ़ना और समझना जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और दूसरे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मात खाते हैं कैंडिडेट, क्योंकि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं या क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।